नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवगुन और आज की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी स्टोरी यही है कि आखिरकार क्या इकोनॉमी का जो विघ्न है वो वाकई दूर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमने आज अपने इस खास शो में, इस स्पेशल शो का नाम क्यों रखा है। दरअसल इसकी वजह है क्योंकि गणेश चतुर्थी पर गणपति भक्तों के संकट हरते हैं, लेकिन इस इकोनॉमी का संकट मोचक कौन होगा यह देखना दिलचस्प वाकई होगा। इस बार संसद के मानसून सत्र में सालों से लटके 5 अहम बिलों को मंजूरी दी गई है। सरकार को भरोसा है कि बिल खस्ताहाल इकोनॉमी के विघ्नहर्ता बनेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आईसीयू में पड़ी इंडियन इकोनॉमी के विघ्न दूर होंगे या फिर नहीं दूर होंगे। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन विघ्न दोनों में कमोबेश एक ही है। गणेश चतुर्थी पर गणपति भक्तों के विघ्न हरते हैं, लेकिन इकोनॉमी के विघ्न कौन हरेगा ये देखना होगा। इकोनॉमी खस्ता हाल है, रुपया पस्त है, महंगाई मस्त है, निवेश आ नहीं रहा। ऐसे में सरकार को आखिरी भरोसा हाल ही में पास किए गए कई अहम बिलों पर है। सरकार ने पिछले हफ्ते खत्म हुए मॉनसून सत्र में सालों से लंबित कई अहम बिलों को मंजूरी दी है। इनमें इकोनॉमी के लिहाज से 5 बिल काफी अहम हैं। फूड सिक्योरिटी बिल, कंपनीज बिल, जमीन अधिग्रहण बिल, पेंशन बिल, सेबी अमेंडमेंट बिल। खुद G20 से लौटते वक्त प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि इन बिलों के पास होने से विदेशी निवेशक वापस लौटेंगे। Ultimately, we have to get the fundamentals of our economy in robust health. The last week, Parliament has passed some important legislation, economic legislation, that will also help to revive confidence. हालांकि विपक्ष और इंडस्ट्री इकोनॉमी की खस्ता हालत पर सरकार पर सवाल खड़े करती रही है। भारत के साथ 1991 में यही हुआ और दुनिया के कई देशों के साथ ऐसा हो गया है। उनको फिर भी कटोरा लेके जाना पड़ता है IMF के पास। But what we have destroyed our credibility as a country. We had a lot of things going for us, and this retrospective amendments, certain intervention of the court into all the issues. काफी अरसे बाद संसद के किसी सत्र में 19 बिल पास किए गए हैं। खास बात यह है कि सरकार के किसी भी फैसले का विरोध करने वाला विपक्ष, खासकर बीजेपी, भी संसद के इन बिलों को पास कराने में एकजुट दिखाई दी। लेकिन सवाल यही बाकी है, क्या ये अहम बिल आईसीयू में पहुंच गई इकोनॉमी के विघ्न हर पाएंगे? सौरभ श्रीवास्तव, जी मीडिया। गणपति का दिन है तो निश्चित तौर पर विघ्नहर्ता उनको माना जाता है, लेकिन क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के विघ्न हरे जाएंगे? आइए आपको दिखाते हैं इंडियन इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी पर क्या बोल रही है। देश को इस समय अगर जरूरत है तो क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस की, तो मेरे ख्याल से नीतियों से भी ज़्यादा अगर वो और सरकार मिलकर लोगों में एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करे, थोड़ी बातें करें और उन्हें 100% करके दिखाए, उसी से कॉन्फिडेंस बनता है। अगर जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है वो बढ़ता जाएगा, जैसे अभी हाल ही में फूड सिक्योरिटी बिल पास हो चुका है, आपके कितने भी इस पर राय हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो निर्भर है कि फूड सिक्योरिटी बिल के द्वारा फिस्कल डिफिसिट बढ़ेगी। जो फ्यूल प्राइसेस है वो अभी बढ़ रही हैं, जो रुपी है वो अभी गिर रही है, तो इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और फिस्कल डिफिसिट भी बढ़ेगा। इतने प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइनेंस नहीं हो पाते हैं, लॉन्च नहीं कर पाते हैं, तो सारी चीज़ें स्टक हैं। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। आप कोई भी डिसीजन इन्वेस्टमेंट का नहीं ले सकते जब तक 6 या 7 मिनिस्ट्री नहीं इन्वॉल्व हो, और सब अलग अलग बात करते हैं।
तो आपने सुना इंडस्ट्री क्या कह रही है कि क्रेडिबिलिटी की जरूरत है और हर मिनिस्ट्री अलग अलग बात करती है, उस पर काम करने की भी जरूरत है। लेकिन इन बिलों में आखिरकार ऐसा क्या है कि उस सरकार को लगता है ये बिल बनेंगे विघ्नहर्ता, और यही आज की हमारी बड़ी स्टोरी भी है। फूड सिक्योरिटी बिल से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 2 रुपए प्रति किलो पर गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो पर चावल मिलेगा। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज सिर्फ 1 रुपए प्रति किलो पर मिल सकेगा। इसका फायदा 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को होगा। इसको फूड सिक्योरिटी से ज्यादा वोट सिक्योरिटी भी मानते हैं। वहीं नई कंपनी बिल में शेयर होल्डर्स के हितों को काफी ध्यान में रखा गया है, उनको काफी सुरक्षा देने की कोशिश की गई है, जिसमें अमेरिका की तरह क्लास एक्शन सूट दायर करने के अधिकार के साथ एसएफआईओ को ज्यादा अधिकार तक शामिल हैं। वहीं पिछले 9 सालों से अटके पेंशन बिल को भी कानूनी जामा पहना दिया गया है। कानून बनने के बाद हर आय वर्ग के लोगों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी, साथ ही लोगों के पास पेंशन प्रोडक्ट्स के बढ़िया विकल्प भी होंगे। बाजार में जो पेंशन प्रोडक्ट आएंगे वो पेंशन रेगुलेटर की मंजूरी के बाद ही बिकेंगे। और अब एक और बड़ा बिल, वो है जमीन अधिग्रहण बिल के कानून बनने पर जमीन मालिकों को बेहतर मुआवजा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में 4 गुना जबकि शहरी इलाकों में 2 गुना ज्यादा रेट देना होगा। 80% जमीन मालिकों की सहमति को भी जरूरी बता दिया गया है, लेकिन इंडस्ट्री का मानना है कि इससे उनको बड़ा नुकसान होगा। सेबी अमेंडमेंट बिल के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। सेबी को डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी के सद से लेकर उसे जब्त करने के भी अधिकार मिल जाएगा। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर सेबी डिफॉल्टर की गिरफ्तारी का भी आदेश दे सकेगा। सेबी घरेलू और विदेशों के दूसरे रेगुलेटर से भी पुराने मामलों पर जानकारी भी ले सकेगा। और इस बिग स्टोरी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और लीडर नलिन कोहली। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हमारे साथ डॉक्टर सर्वकमल दत्ता हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राजीव गौड़ा जुड़ रहे हैं हमारे बेंगलोर स्टूडियो से, और साथ ही देवेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं जो कि खासतौर पर फूड सिक्योरिटी बिल की बात करेंगे और बात करेंगे क्या इंडियन इकोनॉमी के विघ्न अब हरे जाएंगे। नलिन कोहली, ऐसा लगा पार्लियामेंट के अंत में कि बीजेपी जो थी वो कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रही थी। जो बिल आप लाते रहिए हम पास कराते रहेंगे। जवाब। अमीश जी, बड़ी विचित्र बात है कि जब हम कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं जैसे 2G, और अगर संसद की कार्रवाई नहीं होती, या जब ब्राइबरी का केस का प्रश्न आया था रेलवे कानून और कानून मंत्री के अगेंस्ट सीबीआई के दुरुपयोग का, तब आप कहते हैं कि भाजपा जो है संसद चलने नहीं देती। और जब सहयोग होता है तो आप कहते हैं कि हम कांग्रेस के बी टीम है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि दोनों बातें हो। जहां तक भाजपा की बात है, हमेशा भाजपा ने समर्थन किया है देश हित में। जिन बातों से हम सहमत नहीं है हम उन बातों को रखेंगे। हम विपक्षी दल है और हमारा काम है ये देखना। तो इसीलिए मैं आपके इस विश्लेषण से सहमति नहीं रख सकता जी। लेकिन आपको लगता है वाकई इंडियन इकोनॉमी के विघ्न दूर होंगे? नलिन कोहली, क्विकली। पहला प्रश्न तो यह है कि अब पूरी दुनिया और जितने लोग हैं मानते हैं कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। तो प्रश्न पहला होना चाहिए, बिगड़ी क्यों, बिगाड़ा किसने और यह बिगड़ा कैसे। और जहां तक रही बात, यदि 9 साल में इतनी बुरी हालत हो गई है तो 5 बिल पास करके ये आशा रखना कि तुरंत बदल जाएगा, मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा जी। इकोनॉमी को ठीक करने में मेहनत की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता है, सोच की आवश्यकता है, और जिस प्रकार के महा स्कैम्स हुए हैं उनको दूर और गिल्टी लोगों को बंद करने की आवश्यकता है। उससे जाकर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा जी। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के लीडर हैं राजीव गौड़ा और प्रवक्ता कांग्रेस के भी हैं वो। गौड़ा साहब, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, क्या आपको लगता है, आपकी बहुत उम्मीदें हैं इस बिल से, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बोले थे कि सेंटिमेंट जो है वो इंप्रूव होगा, लेकिन वो खाट के चेयरमैन हमारे साथ थे कुछ देर पहले, तो उन्होंने बड़े साफ तौर पे बोला कि क्रेडिबिलिटी का एक मेजर इशू है। बिमल जलान जो पूर्व आरबीआई गवर्नर, उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं द प्रॉब्लम जो है वो हर मिनिस्ट्रीज में काम अटक जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आप ये बिल पास करा के जो इकोनॉमी के विघ्न थे, यानी जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स थी, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? और हम आपको बताते हैं, जी मीडिया बिल्कुल नहीं कह रहा कि इकोनॉमी दुरुस्त लाइन पे चली गई है, अभी भी इकोनॉमी शैम्बल्स में है, इसमें कोई दरार नहीं है। लेकिन क्या ये जो कांग्रेस की आखिरी कोशिश है विघ्न दूर करने की, ये हो पाएगी? राजीव गौड़ा।
पिछले 8-9 साल में भारत का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, 8% के ऊपर है, और इस साल वो तो थोड़ा सा कम हो गया है। सारा विश्व में ग्रोथ रेट बहुत कम है, और भारत का ग्रोथ रेट उनको इफ यू कंपेयर करते तो उतना कम नहीं है। ये हमारा ग्लोबल इंटीग्रेशन का फायदा है, ये जो हमारे सामने जो दिख रहा है। और इस लेजिस्लेटिव सेशन में बीजेपी सहकार दिए कांग्रेस को और यूपीए को, और इसलिए हम बहुत अच्छा काम कर सका। और इस सेशन में देश के आगे भविष्य के लिए जो फाउंडेशंस इंस्टॉल करना था वो हम कर रहे हैं। हम गरीब लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं, और लैंड एक्विजिशन के बारे में सोशल कॉस्ट को भी मैनेज कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस के बारे में ये सब जानते हैं कि बिजनेस साइकिल्स होते हैं, और अब हम बिजनेस साइकिल के नीचे पॉइंट में है, और हम उधर से ये सब जो काम किया है हम इस सेशन में, इससे हम ऊपर ही चलेंगे। ओके, हमारे साथ देवेंद्र शर्मा भी हैं, नरेंद्र तनेजा भी हैं, और साथ ही सर्वकमल दत्ता भी हैं। नरेंद्र तनेजा, क्विकली, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आज गणपति का दिन है तो इसको हमने नाम दिया इकोनॉमी के विघ्नहर्ता, क्या आपको लगता है ये तमाम बिल, जिन बिलों पर हम कह सकते हैं कि सरकार आज मुस्कुरा रही है, क्या आपको लगता है वाकई इंडियन इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने की कोशिश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं तो मीडियम टर्म में, या फिर आपको लगता है बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? देखिए, ये जो बिल आए हैं, चाहे वो जमीन के बारे में हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के बारे में, इसको जो रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस है, उनको हो सकता है थोड़ा पॉलिटिकल डिविडेंड मिल जाए, उनको राजनीतिक लाभ थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, अब इकोनॉमी जो होती है, कोई घर में लगा बिजली का स्विच नहीं होता, जब आपने मर्जी आया ऑन कर दिया, जब मर्जी आया ऑफ कर दिया। 3 साल से जिस हिसाब से आपने अर्थव्यवस्था को निगलेक्ट किया था, सही समय पे फैसले नहीं लिए थे, सही समय पे नीतियां नहीं आई थी, 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है कुल बड़े छोटे मध्यम मिला करके फंसे पड़े हैं, तो वो सब आपने ध्यान नहीं दिया था। 3 साल आपने नेगलेक्ट किया, अब वो सब एक्यूमुलेट हो गया, उससे आपकी अर्थव्यवस्था के सेंटिमेंट्स काफी खराब हैं। मैन्युफैक्चरिंग नीचे जा चुका है, सर्विसेज भी नीचे जा रहा है, बेरोजगारी बेतरफ बढ़ रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इवन बाहर का तो अब छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी कह रहा है अगर आप नहीं करेंगे तो हम भी जाएंगे। बड़ी शांति से क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, तमाम बिल पास हुए, इससे सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, इससे मूड बदलेगा? वही मैं पूछ रहा हूं, इससे सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, मूड बदलेगा? नहीं, मुझे नहीं, इसमें ऐसा कौन सा बिल है जिससे इकोनॉमिक सेंटिमेंट इंप्रूव हो जाएंगे? आपने लैंड एक्विजिशन बिल लाए हैं, उससे तो बल्कि दूसरा हो गया। इंडस्ट्री ये सोच रही है कि अब तो जमीन मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, नई टाउनशिप बन नहीं पाएंगी, नई सैटेलाइट टाउन जो तमाम शहरों में बनने की जरूरत है वो बन नहीं पाएंगे। उसमें कोई किसी तरह का सुधार मुझे नहीं लगता। मैंने जैसे कहा, फायदा होगा तो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल हो सकता है, अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, मुझे फायदा होता नजर नहीं आता। देवेंद्र शर्मा, इंडियन इकोनॉमी शैम्बल्स में, इसमें कोई दो राय नहीं है, हालात हमारी बहुत खराब है। लेकिन आज हमने थोड़ा पॉजिटिव नोट पे एक प्रोग्राम किया, क्योंकि हमेशा कांग्रेस का आरोप रहता है कि हम इकोनॉमी को क्यों इतना खराब दिखा रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि वाकई क्या इकोनॉमी के विघ्न दूर हो सकते हैं इन तमाम फैसलों के बाद, इन तमाम बिल्स के बाद? क्या आपको लगता है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, जो बिल की आप बात कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी बिल की, उसकी बहुत ज़रूरत थी देश को। चाहे वो बिल जिस रूप में है वो हम बहुत से लोग नहीं मानते कि वो ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत थी, वो बल्कि 3-4 साल पहले आ जाना चाहिए था। रहा इकोनॉमी का जो सवाल की आप बात कर रहे हैं, देखिए सच्चाई ये है कि इंडस्ट्री एक्चुअली हैज़ फेल्ड द कंट्री। अगर लास्ट आप देखें, उनको जितने उनको मिले हैं, एडवांटेजेस दिए गए हैं, उनको एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, कोई उन्होंने आज तक उसका एडवांटेज नहीं लिया। अगर 30 लाख करोड़ रुपए के एग्जाम्पशंस के बाद भी, जिसको रेवेन्यू फोरगॉन कहते हैं, इंडस्ट्री ना अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए, 0.2% पे अगर आज की ग्रोथ हो तो किसको दोष देंगे? और ये कहना कि साहब 11 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। 175 बिलियन डॉलर के ऊपर तो जो इंडिया कंपनी है वो बैठी हुई है, इतना कैश रिजर्व है उनके पास, यानी 10 लाख करोड़ रुपए उनके पास कैश रिजर्व है। 30 लाख करोड़ रुपए वो ले चुके हैं सरकार से एग्जेम्पशन, उसके बावजूद भी नो जॉब क्रिएशन। तो अगर इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, तो किसकी गलती है? गलती इंडस्ट्री की है। और इंडस्ट्री ये कह के अपना छुटकारा कर लेती है कि भाई पॉलिसी पैरालिसिस है। पॉलिसी पैरालिसिस मतलब ये है कि उनको मुफ्त में दे दीजिए सब कुछ, तब तो ठीक है, देश चल रहा है। जब ना दो तो कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। तो मेरा मानना है कि पहले इंडस्ट्री को ठीक किया जाए, अगर हार्श डिसीजन लेने हैं तो वहां लेने चाहिए। डॉक्टर दत्ता, इंडस्ट्री इज फॉल्ट।
मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि इंडस्ट्री को जिस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए था उस हिसाब से इंडस्ट्री ने परफॉर्म नहीं किया. Rather, I would say that the Indian industry has failed towards the Indian economy. 30,000 करोड़ का आपको लेकिन क्या आपको लगता नहीं पॉलिसी पैरालिसिस एक बड़ा इशू था? कहीं ना कहीं बार बार इंडस्ट्री लीडर्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लीडरशिप में कमी है. दबे शब्दों में ही बोल रहे हो. पॉलिसी पैरालिसिस की जहां बात आती है अमीश, मैं समझता हूं कि पॉलिसी पैरालिसिस के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मैं ब्लेम करता हूं. और मैं बधाई देता हूं कि कम से कम इस सदन में, इस मानसून के इस पार्लियामेंट सेशन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिल पारित हुआ है जो बहुत पहले पारित होना चाहिए था. 7-8 साल पहले पारित होना चाहिए था. ये कम से कम बेटर लेट देन नेवर पर पारित तो हुआ है और इसके लिए मैं दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को बधाई देता हूं. खास करके फूड सिक्योरिटी बिल जो पारित हुआ है और लैंड एक्विजिशन बिल जो पारित हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब तक आप सोशल पैरामीटर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, इकोनॉमिक रिवाइवल देश का नहीं हो सकता है. और जहां कृषि और छोटे उद्योग हमेशा इस देश को सेव किया है आपातकालीन स्थिति में, तो कृषि और छोटे उद्योग के लिए जिस हिसाब से सोचा गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था. कोई आवश्यकता नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को हमेशा आप पैकेज दें. लेकिन क्या हम इंडस्ट्रियलिस्ट को ही सीधे तौर पर ब्लेम कर सकते हैं? अनिल कोहली, व्हाट्स योर टेक? मैं आपको बता सकता हूं सिलसिलेवार तरीके से आदि गोदरेज हमारे चैनल्स पे आए हैं कई बारी. इसके अलावा वीनू गोपाल दूत, कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह चुके हैं कि हाँ, स्थितियां जो हैं वो इतनी इस समय पक्ष में नहीं दिखाई देती. अभी कुछ देर पहले हमने बिमल जलान को सुना या फिर वोकाट के चेयरमैन को सुना. क्या हम इंडस्ट्री को ब्लेम कर सकते हैं या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और सरकार को साथ चलना होता है अगर किसी भी देश का विकास होना है, इकोनॉमी को परफॉर्म करना है? कई इसके पहलू हैं अमीश. पहली बात है, जहां तक क्रोनी कैपिटलिज्म की बात होती है, जो स्कैम्स में भागीदारी हुई है सरकार के साथ उन इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो नेचुरली वहां पर तो ब्लेम उनके डोर स्टेप पे ही जाएगा और तो कहीं जा नहीं सकता. क्रोनी कैपिटलिज्म तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो कैपिटलिज्म के आधार को ही खत्म कर देती है. लेकिन दूसरी तरफ सीधा कह देना कि पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट गलत हैं या उनको ब्लेम करें, वो भी मुझे लगता है बहुत एक एक्सट्रीम व्यू है और उसको नजरअंदाज करना चाहिए. क्योंकि अगर मैं एक उदाहरण देता हूं, स्कैम्स ले लीजिए आप. 3 स्कैम जो सीएजी ने कहे हैं सबसे बड़े. कोलगेट 1.86 लाख करोड़, 2G स्कैम 1.76 लाख करोड़ और CWG 70,000 करोड़. ये तीनों मिलाकर 4,32,000 करोड़ है. भारत में 6.5 लाख गांव है. यदि इस अमाउंट को आप डिवाइड करते हैं 6.5 लाख गांव से, तो 70 लाख रुपए हर गांव को मिल सकता था. मतलब मैं फिगर बता रहा हूं आपको. इन सब निर्णयों में जो ये स्कैम्स हुए, कहां पर विपक्ष का हाथ था? तो आपको लगता है स्कैम, नलिन कोहली, आपको लगता है स्कैम्स कहीं ना कहीं बड़े हद तक जिम्मेदार है सरकार के थे जी? और ये तमाम बिल जो है वो कुछ ज्यादा हमारे विघ्न को नहीं हर कर पाएंगे. हमारे साथ कांग्रेस के नुमाइंदे भी बने हुए. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद भी बड़ी बहस जी मीडिया पर जारी है, इकोनॉमी के विघ्नहर्ता. आप देख रहे हैं जी मीडिया पर हमारी बड़ी बहस, इकोनॉमी के विघ्नहर्ता. और ये जो कार्यक्रम है ये जी बिजनेस यूएसए में भी देखा जा रहा है. तो हम बहुत कैटेगोरिकली बताना चाहेंगे कि वाकई इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन है, हम कह सकते हैं इस समय जो थोड़ी है वो खराब है. लेकिन उम्मीद अभी हमने नहीं छोड़ी है, क्योंकि ये जो 5 बिल हैं ये किस हद तक संजीवनी देते हैं ये काफी हद तक निर्भर करेगा. राजीव गौड़ा हमारे साथ कांग्रेस के लीडर हैं. राजीव गौड़ा, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर. आरोप है बीजेपी का और ये कई पॉलिटिकल पार्टीज का कि जिस तरह के स्कैम्स हुए, जिस तरह के मामले सामने आए, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की सेहत कैसे ठीक रहेगी? जवाब.
हम कर्नाटक से हैं और कर्नाटक में बीजेपी का सरकार जो था उसका स्कैंडल्स आयरन ओर के बारे में बहुत बड़ा स्कैंडल्स था और इसके कारण सुप्रीम कोर्ट आयरन ओर एक्सपोर्ट्स को क्लोज किया गया और इसके फायदा जो इम्पैक्ट जो है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और भी बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा वो बीजेपी की कर्नाटक सरकार ने जो गड़बड़ी करी उस वजह से बढ़ा, आपकी तरफ से इकोनॉमिक पॉलिसीज वेरी राइट, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अमीश जी क्या तर्क दे रहे हैं? कर्नाटका, नो होल्ड ऑन, आई मस्ट आंसर दिस। कर्नाटका एक स्टेट राज्य का अगर ऐसा उदाहरण देंगे और फिर उसको पूरे देश से कहेंगे तो मध्य प्रदेश में 18% एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, कह दीजिए ना पूरे देश में एग्रीकल्चर नहीं हो रहा। ये क्या तर्क है? राजीव गौड़ा तो एक प्रोफेसर है IIM के, कम से कम तर्क तो कोई ऐसा लॉजिकल दे बिजनेस चैनल पे। मिस्टर गौड़ा रिस्पॉन्ड Please, you understand that the current account deficit exists and the current account deficit is partly affected by iron ore, the ban on iron ore exports, which is caused by the which has been introduced by the Supreme Court purely because of the magnificent corruption of the BJP. What about coal, Rajiv Gowda? Please, don't focus. Please stick to the facts. Please stick to the facts, Nalin Kohli. You know that very well. And so there's no I am reason. sticking. I will take you on fact by fact, Rajiv Gowda. मैं हर एक चीज का तर्क के अनुसार तर्क दूंगा। आपकी देश में सबसे विफल सरकार रही है, मतलब हिंदू ग्रोथ रेट की बात होती थी, वहां तक वापस आ गए और बीजेपी के कर्नाटका गवर्नमेंट, हम तो हार गए। तो आप क्या कह रहे हैं कि आपके करप्शन से आप लोग हारने वाले हैं? स्वीकार लीजिए। राजीव गौड़ा रिस्पॉन्ड। अमीश ये विषय से हट रहे हैं। जी नरेंद्र मैं आपके बता रहा हूं। राजीव गौड़ा यू वांट टू से समथिंग? मैं विषय से नहीं हट रहा, मैं आपके तर्क का तर्क से जवाब दे रहा हूं राजीव जी। No, I couldn't hear it, I'm afraid. मैं आपको फिगर कोड करता हूं। 26 मिलियन टन आपका, आप पूछे तनेजा जी से, एक्सपर्ट है। ONGC का गिरा है प्रोडक्शन 9 सालों में, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जब हमारा ऑयल बिल बढ़ रहा है तो उसके लिए भाजपा कहां से रिस्पॉन्सिबल है? ओके, नरेंद्र तनेजा, कैन यू कम इन? नरेंद्र तनेजा। No, I'm just pointing out. मैं अमीश मेरा ये कहना है, जो एक्सट्रीम व्यू लिए जा रहे हैं, हकीकत देखिए। हकीकत ये है कि पिछले 3 साल में आप प्राइवेट सेक्टर को तो छोड़ दीजिए, सरकार की अपनी कंपनियां, तमाम सारी कंपनियां, चाहे वो सेल हो, चाहे वो NTPC हो, ONGC हो, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो कोल इंडिया, आप उठा करके देखिए 3 साल में लोगों ने फैसले नहीं लिए। पैरालिसिस, जो पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, ये कंपनियों की ग्रोथ बंद हो गई। और एक मैं आप बात सुनिए, ONGC जिसको कहा जाता था प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कैश काउ कहा जाता था, आज अखबारों में देखिए उसके चेयरमैन ने कहा है 2 साल के अंदर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे। ये सब किसने किया? मैं ये नहीं कहता एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म चाहिए, लेकिन आप ये व्यू लेते हैं कि इंडस्ट्री कुछ नहीं करती, एग्रीकल्चर सब कुछ करता है। ये इस तरह का स्वस्थ व्यू नहीं है। देवेंद्र शर्मा लेके चलना, हम भारत की बात कर रहे हैं। देवेंद्र शर्मा, भारत, आपको मैं लेके आना चाहूंगा, क्या आपको लगता है वाकई इंडस्ट्री कुछ नहीं करती, या फिर आपको लगता है सरकार की जिम्मेदारी है? हम सारी चीजें इंडस्ट्री पे भी ब्लेम नहीं कर सकते। देवेंद्र शर्मा, देखिए, इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, आज जो क्राइसिस है देश के सामने, हम सब सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर एक जरा कहते हैं ब्राइट स्पॉट है। कहा जा रहा है कि बारिश अच्छी हुई है तो उससे एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी बढ़ेगी तो सारी इकोनॉमी जो है उसका साइकिल जो है चलेगा। कहने की बात यह है कि जब इंडस्ट्री सारे देश पे ब्लेम लगाती है कि साहब पैरालिसिस रहा है, पॉलिसी पैरालिसिस, मैंने आपसे कहा पॉलिसी पैरालिसिस देवेंद्र शर्मा, आप बताइए कि इंडियन इंडस्ट्री अगर पैसा लगाती है, पढ़ा लिखा किसान भी ब्लेम लगाता है, हर भारतीय ब्लेम लगा रहा है। आप खाली एग्रीकल्चर को अलग कर रहे हैं, वो देश को विभाजित क्यों कर रहे हैं इस लाइन पे? एग्रीकल्चर भी भारत का हिस्सा है, इंडस्ट्री भी भारत का हिस्सा है। हमको इकोनॉमी देखती है, सबको मिला के देखना पड़ेगा। इस तरह का विभाजन, ये स्वस्थ डिस्कशन नहीं है ना। मतलब कैसी बात हो रही है? इतना एक्सट्रीम व्यू नहीं ले, जो सत्य है सत्य को कहेंगे। वर्कर्स भी आत्महत्या कर रहे हैं, लेबर भी आत्महत्या कर रहे हैं। ओके, नलिन कोहली, देवेंद्र शर्मा रिस्पॉन्ड आल्सो। देवेंद्र शर्मा, देखिए, बात यह है कि अगर कंट्री की ग्रोथ हम जब देखते हैं तो हमें हर एक सेक्टर को देखना है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। लेकिन आज सच्चाई यह है कि एग्रीकल्चर जो है ब्राइट स्पॉट रह गया है, हालांकि उसको हम निगलेक्ट करते आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि सारा जो फोकस इंडस्ट्री की तरफ दिया गया था, और इतना कुछ होने के बावजूद परफॉर्मेंस अगर नहीं निकल के आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको दोबारा उसको रिविजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्यों इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर पाई है। ये सिर्फ कहना कि प्रोजेक्ट रुके पड़े, प्रोजेक्ट तो बहुत से अप्रूव हो गए, तब क्या हो गया? मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ा सीधा सवाल है। वो ये सवाल है कि जब इंडस्ट्री को आप बोलते हैं कि आप काम करिए, लेकिन उसके बावजूद
उनको क्लियरेंसेस नहीं मिलती। हम सिंगल विंडो की जो बात करते हैं वहां पे तो 6 विंडो में भी क्लियरेंस नहीं मिलती, तो इंडस्ट्री क्या करे? आपने भी बिमल जलान को सुना, वो क्या कह रहे थे, और ये बहुत वाजिब सवाल है। कहीं ना कहीं इंडियन इंडस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम है। हमने ओडिशा में ये देखा है, हमने केन के साथ ही होता हुआ देखा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न है। क्विकली आपका एक रिस्पॉन्स में चाहूंगा इसके ऊपर, डॉक्टर दत्ता, क्विकली। See, when it comes to the question of policy paralysis, I think both the parties are equally responsible, और दोनों तरफ ही responsible है इस चीज के। लेकिन मैं कोई इंडस्ट्री का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन इंडस्ट्री के साथ कई बार हमने देखा है उनको फॉर ग्रांटेड लिया गया है पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 6 साल के अंदर। अमीश, कहां फॉर ग्रांटेड लिया गया है? 30,000 करोड़ का सब्सिडी आपको मिल रहा है, टैक्स में आपको इतना ज्यादा छूट है, उसके बाद अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो कोई अधिकार नहीं बनता है उनको कहने का। यहां पे जो अंधाधुंध ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के चलते जो सेक्टर तहस नहस हो चुका है, 70% इंडियन इकोनॉमी कृषि पे आधारित है, छोटे घरेलू उद्योग पे आधारित है, उनको आपने खत्म कर दिया है। उनको रिवाइव करना आवश्यक नहीं है क्या? पर क्या आपको लगता है इंडस्ट्री लोगों को जॉब देती है? और अगर एक इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री लगाते हैं, जब इंडस्ट्री लगाते हैं उसके बाद नहीं, मैं इंडस्ट्री के लिए बैटिंग नहीं कर रहा, लेकिन जब इंडस्ट्री लगाई जाती है, उसको परमिशन दी जाती है, तो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज का खेल होता है, तो वहां पर उनको रोक लगाई जाती है। नलिन कोहली, क्विकली। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं एक बात क्लियरली कहना चाहूंगा कि ये जो तर्क कहना कि बीजेपी पॉलिसी पैरालिसिस, हम सत्ता में कहां हैं, हम गवर्नमेंट कहां चला रहे हैं, ये मतलब तर्क वही व्यक्ति दे सकता है जो शायद सरकारी तंत्र को ना समझे। हम लोग बैठे थे क्या प्राइम मिनिस्टर के कोल मिनिस्ट्री में जब कोलगेट हो रहा था? हम लोग बैठे थे जयराम रमेश के मंत्रालय में जब ग्रीन क्लियरेंसेस की बात हो रही थी? हम बैठे थे क्या सरकार में जब 2G हो रहा था? और क्या बात हो रही है जहां पर नेशनल हाईवेज की बात हो रही है, हम क्या उसमें इन्वॉल्व हैं? कमलनाथ ने 20 किलोमीटर का 2 किलोमीटर नहीं बने, तो ये एक व्यू हुआ। प्लीज डोंट इक्वेट अस, हम लोग सत्ता में नहीं है। आप हमारे राज्यों की बात करिए, गुजरात की करिए, मध्य प्रदेश की करिए, छत्तीसगढ़ की करिए, रोड्स बिल्ड हुए, एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्री बढ़ रही है, कैसे आप इसको लिंक करें? जबरदस्ती का प्लीज मत लिंक करिए। दूसरा आपका प्रश्न है, मुझे लगता है कि भारत में इंडस्ट्री खोलने के लिए भारत रत्न देना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट को। चाइना से आप कंपेयर करिए, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आप कंपेयर करिए। ऐसा हर सेक्टर में, गरीब के लिए भी आपको सोचना है, एग्रीकल्चर के लिए भी सोचना है, अनएम्प्लॉयड के लिए भी सोचना है, लेकिन इंडस्ट्री जो है घट रही है भारत में। 14% हो गई है इकोनॉमी की, टोटल जीडीपी की। चाइना में 34% है। यहां क्लियरेंसेस नहीं है, बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पोर्ट्स की कमी है, तो कैसे आप उनके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं? जो करते हैं, जो फ्रॉड्स करते हैं, उनको पनिश करना चाहिए। राजीव गौड़ा, बहुत हॉट डिस्कशन हो रहा है, लेकिन लेट मी पुट इट दैट वे। So basically, okay, I want to ask a question, then you can reply also. A lot of effort on creating the right environment. राजीव गौड़ा, मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता नहीं है कि जो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैं उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, उस वजह से समस्याएं खड़ी होती है और फिर इंडस्ट्री यहां से चली जाती है? ऐसा हो रहा है। इंडिया की कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज बाहर जाके काम कर रही है, बीट रिलायंस, बीट विप्रो, वो बाहर जाके आज काम कर रही है, उनको इंडिया में सेफ एटमॉस्फेयर नहीं दिख रहा है। Rajiv got a response. See, it's a sign of confidence it's a sign of self-confidence that Indian industry now is capable of investing elsewhere. But it is a time. That is not the issue. It is also a sign of less confidence in India. As Indian industry is going abroad. We have put in place. वो वक्त अलग था. No. For a long time now, Indian industry has been globalized. Let Rajiv got a response. For India, it's a sign of their confidence and their capability. Okay. The basic point is we now have a new manufacturing policy. We have cleared a large number of mega power projects. Many of the infrastructure, the Delhi-Mumbai infrastructure corridor is coming through. Many projects that are vital to the growth of India's manufacturing sector are coming through. And so it's just a matter of time before their impact will be felt in the larger economy. Things are looking up. ओके नरेंद्र, द लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। क्या आपको लगता है कि जो बात हम लोग कर रहे हैं और जिस तरह से इंडियन इंडस्ट्री अब्रॉड जा रही है और वाकई जो ये बिल्स पास हुए हैं, ये सेंटीमेंट इंप्रूव करने में कुछ हद तक मददगार हो पाएंगे? क्विकली। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमको एग्रीकल्चर का विकास भी चाहिए, आधुनिकीकरण चाहिए, कृषि का भी हमको, साथ में इंडस्ट्री भी चाहिए। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर दोनों चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, हमको होलिस्टिक व्यू रखना पड़ेगा। बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, बात हमारे देश की है, हमारी अर्थव्यवस्था की है। जहां तक ये बात कह रहे हैं
कि अब ये जो बिल पास हुए उससे इंप्रूव हो जाएंगे सेंटिमेंट, अभी उसमें वक्त लगेगा। इसका जो आज आप जो कर रहे हैं इसके परिणाम मिलते मिलते 3 साल लगेंगे। जो 3 साल से आपने नेग्लेक्ट किया उसका नतीजा है कि आज इकोनॉमी हमारी जहां है वहां है। हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल 10 सेकंड का कमेंट देवेंद्र शर्मा से लूंगा। देवेंद्र शर्मा काफी देर से बोलने की कोशिश करें, लेकिन लास्ट वर्ड, क्या आपको इंडियन इकोनॉमी पे करंट स्टेटस पे भरोसा है, यस और नो? देखिए, मैं एक बात करूंगा कि भरोसा हमें बिल्कुल है, लेकिन ये कहा जाना कि भाई एनवायरनमेंट को इग्नोर करिए, उसको सेक्रीफाइस करिए, ये बिल्कुल गलत होगा। अभी हम उत्तराखंड के डिजास्टर से निकले हैं। वी डोंट वांट उत्तराखंड टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। आई थिंक इंडस्ट्री हैज टू बिहेव, इट हैज टू परफॉर्म टू द कंट्रीज नॉर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, इट हैज टू कंफॉर्म टू द सोशियोलॉजिकल आल्सो कंसर्न्स, इट हैज टू कंफॉर्म टू द पोल्यूशन जो एस्पेक्ट्स हैं कंट्री के। ये नहीं है कि उनको फ्रीडम है जो मर्जी करिए। थैंक यू सो मच देवेंद्र शर्मा जॉइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच राजीव घोड़ा, नरेंद्र तनेजा, थैंक यू सो मच, सर्वकमल दत्ता, थैंक यू सो मच, और नलिन कोहली, प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू सो मच। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। गणपति का दिन है, लेकिन वाकई गणपति बप्पा मौर्य तभी होगा जब अर्थव्यवस्था की हालत जो है वो सुधरे, और हम तो प्रार्थना करते हैं गणपति बप्पा से कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विघ्न जो है वो जल्दी हल हों। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।